नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 23 जनवरी 2025 गुरुवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। जैसे कि हमारी चर्चा 14 जनवरी 2025 को सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर हो रही थी और हमने इसको लग्न के अनुसार, नवमांश के अनुसार जो ग्रह है उन ग्रहों के नक्षत्रों के हिसाब से इसको समझा और इसके बाद हम अब एक एक ग्रह को जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं उनका हमारे जीवन में किस प्रकार का प्रभाव होता है और आने वाले समय में हमें ये किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं और इनसे हम किस प्रकार से बच सकते हैं, इन्हें अपने लिए शुभ बना सकते हैं, इस पर चर्चा हो रही है। और इसमें हमने देखा कि जो 4 बड़े ग्रह हैं, जैसे गुरु 12 महीने एक ही घर में रहते हैं तो गुरु के बारे में जाना, राहु और केतु जो 18 महीने एक ही घर में रहते हैं उनके बारे में जाना, शनि जो 30 महीने एक ही घर में रहते हैं उनके बारे में जाना। इसके बाद 5 ग्रह जो बचते हैं वे हैं चंद्रमा, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। उसमें से हमने मंगल जो कि सबसे लंबे समय तक एक ही घर में रहते हैं 45 दिन के लगभग, वे अभी बहुत लंबा समय कर्क राशि और मिथुन राशि में बिताने वाले हैं, क्योंकि अगस्त में वे मिथुन में आए थे और 21 जनवरी को कर्क राशि से पुनः वापस महावक्री होकर मिथुन राशि में आ गए हैं। तो हमने उसके गोचर प्रभाव को जाना। अब मंगल के बाद सूर्य जो 1 महीना एक घर में व्यतीत करते हैं उसके बारे में हमने शुरू में ही, जिस दिन 14 जनवरी को इसने मकर राशि में प्रवेश किया था तभी हमने सूर्य के बारे में जान लिया था। सूर्य के बाद शुक्र जो है वह 21 दिन से 28 दिन के बीच एक ही राशि में रहते हैं। तो आज हम शुक्र के बारे में जानेंगे। शुक्र, सबसे पहले हम ये जानेंगे शुक्र कौन है। देखिए, काल पुरुष की कुंडली में दूसरे भाव के और 7वें भाव के स्वामी होते हैं। दूसरा भाव हमारे कुटुंब का होता है और 7वां भाव हमारे दाम्पत्य का होता है। अर्थात दोनों ही भाव हमारे इमोशन से जुड़े हुए होते हैं और ऐसा इमोशन जो हमें सुख प्रदान करे, जो हमारी ऊर्जा को शांत करने में हमारी सहायता करे, ऐसा शुक्र जो अपोजिट को दिखाता है, ऐसा शुक्र जो हमें पूर्ण रूप से परिवर्तित करने की क्षमता रखता है, शुक्र इस प्रकार से हमारे जीवन में कार्य करते हैं। और आप देखेंगे कि शुक्र जो है दूसरे और 7वें घर के स्वामी होकर के काल पुरुष की कुंडली में 12वें भाव में मीन राशि में उच्च के होते हैं, अर्थात उन्हें वहाँ उच्चता प्राप्त होती है। अब आपके व्यक्तित्व के हिसाब से देखें तो आपके लग्न से 12वां इस भाव मीन राशि का काल पुरुष की कुंडली में यदि होता है तो वह आपके व्यक्तित्व का व्यय का होता है। और आपके व्यक्तित्व का व्यय कौन कर रहा है? आपके 7वें घर से, जो आपका अपोजिट है। तो ये अपोजिट स्थिति आपका व्यक्तित्व का व्यय किस प्रकार से करती है कि आप देखेंगे आपके जीवन में जब भी आपका विवाह होता है, विवाह के पश्चात आपके रिश्ते बदल जाते हैं। आपको एक ससुराल के नाम पर रिश्ता प्राप्त होता है, सास ससुर प्राप्त होते हैं, साला साली प्राप्त होते हैं,
साड़ू प्राप्त होते हैं, पत्नी प्राप्त होती है। इस प्रकार से सबसे पहले आपके व्यक्तित्व में जो परिवर्तन होता है वह होता है आपके रिश्तों में परिवर्तन हो जाता है, आपको कई नए रिश्ते प्राप्त होते हैं। फिर आप देखेंगे कि शादी के बाद आपकी जिम्मेदारियां बदलने लगती है। अभी तक आप किसी पर आश्रित थे, अपने माता पिता पर आश्रित थे, बड़े भाई बहनों पर आश्रित थे, मित्रों पर आश्रित थे, किंतु अब आप पर कोई आश्रित है, अर्थात आपकी जिम्मेदारियां बदलने लगती हैं। अब आप सक्षम व्यक्ति माने जाने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपके व्यक्तित्व का जो मुख्य परिवर्तन है वह है कि अभी तक आप अपने पिता के नाम से जाने जाते थे, अब आप अपने ससुराल के रिश्ते में आप स्वयं के नाम से जाने जाते हैं या फिर पत्नी के रिश्ते के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार से आपकी अपनी पहचान भी बदलने लगती है, आपकी जिम्मेदारियां बदली, आपके विचार बदले, आपके अस्तित्व बदले और इस प्रकार से आप धीरे धीरे पूर्ण रूप से परिवर्तित होने लगते हैं और एक सक्षम व्यक्ति के रूप में समाज में स्थापित होते हैं। ये वही शुक्र अभी 28 जनवरी को कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और जो 21 दिन से 30 दिन के बीच में एक राशि में रहते हैं वे अभी 4 महीने इसी राशि में गोचर करेंगे, क्योंकि वे मध्य में मार्च से अप्रैल तक करीब 1.5 महीना वक्री भी रहेंगे और फिर मार्गी भी होंगे। तो इस प्रकार से जो आपको महान ज्योतिषाचार्य, योगीचार्य, भविष्यवक्ता, विद्वान बार बार बता रहे हैं कि ये युग परिवर्तन का समय है, तो आप देखेंगे कि अभी सभी ग्रह बड़ी मजबूती लिए हुए हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वह और ज़्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि उसकी गति धीमी हो जाती है। अब चूँकि राहु पहले से यहाँ पर विद्यमान हैं और राहु के साथ शुक्र की युति बनेगी, अर्थात राहु और शुक्र दोनों मीन राशि में होंगे और शुक्र यहाँ पर उच्च के होते हैं। और 14 जनवरी 2025 का यदि सूर्य का मकर राशि के प्रवेश के समय का लग्न देखते हैं तो वह 10 नंबर का है और तीसरे भाव में 12 नंबर राशि है, अर्थात शुक्र सूर्य से तीसरे घर में आएंगे और शुक्र से सूर्य 11वें भाव में होंगे। तो यदि हम पहले तीसरे भाव की चर्चा करें, तीसरे भाव को समझें, तो तीसरा भाव हमारे पराक्रम का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, दूरसंचार का होता है, हमारे छोटे भाई बहनों का होता है, छोटी मोटी यात्राओं का होता है और पराक्रम का होता है, पड़ोसियों का होता है। इस प्रकार से तीसरे भाव का विश्लेषण किया जाता है। और चूंकि यहाँ पर 12 नंबर राशि है और 12 नंबर राशि मीन राशि जिसके स्वामी गुरु हैं, उसके बारे में आपको पता है कि मीन राशि वैभव को दिखाती है, एकांत को दिखाती है, अनंत को दिखाती है, सोपन लोक को दिखाती है, जहाँ हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं होता है, सिर्फ हम विश्राम में होते हैं, एक ऐसी चेतन अवस्था में होते हैं जहाँ हमें यह विचार आता है, ये सोच आती है, ये समझ आती है कि हमने किस प्रकार से अपने जीवन का उपभोग किया है। ये मीन राशि का विश्लेषण है और शुक्र का विश्लेषण अपन ने कर लिया। अब चूंकि वे राहु के साथ है, अब राहु जिस प्रकार से शुक्र
राक्षसों के गुरु हैं और राहु भी एक राक्षस जाति से है। अतः यहाँ गुरु, राहु के गुरु उच्च के होकर के अपना स्थान प्राप्त कर रहे हैं और बड़ी मजबूती के साथ कर रहे हैं। चूँकि शुक्र को पराक्रम करना उचित नहीं लगता है, लेकिन राहु को पराक्रम करना, रिस्क लेना, दूर की देखना, दूर की सोचना, अनहोनी चीज़ों को करना, ये राहु को बहुत पसंद है। अब जहाँ शुक्र उच्च के होंगे, क्या वहाँ राहु अपना प्रभाव दे पाएंगे? तो इसका जवाब है कि राहु अपने गुरु के साथ होते हुए गुरु की उच्चता के सामने अपना अस्तित्व खो देंगे और राहु शुक्र पर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, बल्कि शुक्र का प्रभाव राहु को प्राप्त होगा और राहु शुक्र के अनुसार अपना कार्य करेंगे। तो जब राहु भी शुक्र को 5 गुना मजबूती देंगे, तो आप देखेंगे कि हमारे पराक्रम में जो चेतना आएगी, जो सोच आएगी, जो विचार आएगा, वह इस प्रकार से परिवर्तित होगा कि अचानक से हमें लगने लगेगा कि वास्तविक सुख क्या है। क्योंकि शुक्र से सूर्य 11वें भाव में है और 11वां भाव इच्छा का होता है। तो शुक्र जो विलासिता के कारक है, वे कैसी इच्छा करेंगे? सूर्य को प्राप्त करने की, सूर्य के कर्म के अनुसार कार्य करने की। अर्थात सूर्य जो ब्रह्मांड में राजा हैं, हमारे शरीर में आत्मा है और हमारे समाज में अधिकार है, उच्च पदस्थ है। इस प्रकार से शुक्र की इच्छा होगी कि वह आत्मा के कर्म के अनुसार कार्य करे और भोग विलासिता से मुक्ति प्राप्त करे। अर्थात अब आप देखेंगे आपके जीवन में सुखों की जो इच्छाएं हैं, वे आत्मा की तरफ परिवर्तित होंगी और अपनी आत्मा को किस प्रकार से शुद्ध किया जाए, किस प्रकार से पवित्र किया जाए, किस प्रकार से धर्म के अनुसार कार्य किया जाए, किस प्रकार से लोगों की सेवा की जाए, किस प्रकार से सभी को समान समझा जाए, इस प्रकार के हमारे भाव और विचार बनने लगेंगे। तो जब शुक्र हमें आत्मा की ओर लेके जाते हैं, तो वहाँ शारीरिक सुख का कोई महत्व नहीं रह जाता है। और जहाँ शारीरिक सुख का कोई महत्व नहीं हो, जहाँ इमोशन नहीं हो, वहाँ पर व्यक्ति अध्यात्म की ओर बढ़ने लगता है, स्वयं को जानने के लिए प्रयत्न करने लगता है और स्वयं को मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, पराक्रम करता है। इस प्रकार का पराक्रम हमारा बढ़ने वाला है। और ये सभी घटनाएं तभी घटित हो सकती हैं जब हमारे साथ कोई ऐसी घटना घटित हो जो हमें ये भौतिक सुखों से वंचित करके आध्यात्म की ओर ले जा सके। क्योंकि जब तक जनमानस को किसी प्रकार का दंड प्राप्त नहीं होता है, तब तक वह भौतिक सुखों में लिप्त रहता है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है या ऐसा माना जाएगा कि निश्चित रूप से जनमानस को कोई बहुत बड़ा दंड प्राप्त होने वाला है, जो हमारी सभी विचारधाराओं को बदल कर रख देगा, हमें आध्यात्म की ओर ले जाएगा, हमें धर्म की ओर ले जाएगा, हमें परार्थ की ओर ले जाएगा और स्वार्थ से मुक्ति होगी। तो ये जो मुक्ति का शब्द है,
यह हमने जब सूर्य के गोचर की बात की थी तब भी आपको बताया था कि सभी ग्रहों के नक्षत्र हमें मुक्ति प्रदान करने के लिए तत्पर हैं। तो इस प्रकार से ये शुक्र का प्रभाव हमें प्राप्त होने वाला है और यही शुक्र उस समय नवमांश में 7वें भाव में बैठे हुए थे। जैसा कि मैंने बताया 7वां भाव हमारे जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देता है, क्योंकि यह अपोजिट होता है और बिना विपरीत के ये प्रकृति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्योंकि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण ही अपनी दूरी पर भ्रमण करती है और यही गुरुत्वाकर्षण आकर्षण के रूप में जनमानस के मन से संचालित होता है और आकर्षण करने का सबसे बड़ा केंद्र शुक्र हैं, क्योंकि शुक्र सौम्य है, शुक्र भोग है, शुक्र विलासिता है, शुक्र मुक्ति है, शुक्र चेतना है। शुक्र देव वह देव है ब्रह्मांड में जिन्होंने जितनी भी तपस्याएं की, कठिन से कठिन तपस्याएं की, किंतु उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए कभी कोई वरदान नहीं मांगा। उन्होंने हमेशा अपने समाज के लिए अर्थात राक्षसों के हित के लिए कार्य किया और जितने भी उन्हें वरदान प्राप्त हुए, जितनी भी जानकारियाँ उन्हें प्राप्त हुई, जितना भी ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ, जो संजीवनी उन्हें प्राप्त हुई, उन सबका सदुपयोग उन्होंने राक्षसों के हित में किया। इस प्रकार से शुक्र अभी राक्षसों के हित में जो कार्य करेंगे वह कार्य कैसा होगा? पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देने वाला, अर्थात आध्यात्म की ओर मोड़ देने वाला, स्वयं को जानने पहचानने की शक्ति प्रदान करने वाला। इस प्रकार से शुक्र हमें प्रभावित करने वाले हैं। तो आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं शुक्र आपके कौन कौन से भाव के स्वामी हैं। जैसे 14 जनवरी 2025 का लग्न सूर्य के गोचर के समय हम देखें तो शुक्र 5वें और 10वें भाव के स्वामी थे और तीसरे भाव में आ रहे हैं। दूसरा भाव हमारे पूर्व जन्म का होता है, 10वां भाव पूर्व जन्म का ऋण होता है और इस जन्म का कर्म होता है। तो हमें पूर्व जन्म के ऋणों से मुक्ति के लिए जो कर्म करना है, अपना पूरा पराक्रम भी शुक्र के द्वारा, राहु के द्वारा करना है और जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, मुक्ति प्राप्त करनी है। इस प्रकार से शुक्र हमें प्रभावित करने वाले हैं। तो आप अपनी कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं। कोई भी परेशानी हो तो व्हाट्सएप पर मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।